हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज हम आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस का पूरा चैप्टर खत्म कर देने। तो आज इस वीडियो में हम हर एक चीज कवर करने वाले बच्चों जो आपके रिफ्रैक्शन चैप्टर में है। आप सिर्फ ध्यान से मुझे सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा जो जो मैं समझा रहा हूं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको रिफ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन, वो थ्योरी हो या फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे, या फिर आपके रे डायग्राम्स, तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है एग्जाम्स में रे डायग्राम्स पे, क्योंकि इससे रे डायग्राम्स या लेंस चैप्टर से रे डायग्राम्स आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वन शॉट बोला है अपलोड करने के लिए कि सर पूरा चैप्टर समझा दीजिए, तो इट टेक्स सफिशिएंट टाइम, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको ये चैप्टर कभी कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं सके, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है बच्चों, सबसे पहला रिफ्रैक्शन पे भी आने से पहले हम जरा ये समझ ले कि लाइट आखिर क्या है। तो लाइट क्या हमें पता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके प्रेजेंस में हम अपने अगल बगल के चीजों को देख पाते हैं, है ना। ये लाइट का काम है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। मीडियम मिल गया तो ट्रैवल कर रहा है। जैसे एयर हमारा अभी एटमॉस्फेयर में है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करता है तो उसको मीडियम मिल रहा है। लेकिन जब वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा था, जब सन से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक के बीच में जहां उस वैक्यूम था, जहां कुछ मिला ही नहीं, फिर भी तो ट्रैवल कर रहा था। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है बच्चों वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लगभग उतना ही स्पीड हम एयर में भी लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन है ना। उसके अलावा चाहे कोई भी मीडियम हो, वाटर, ग्लास, डायमंड, सब में लाइट का स्पीड उससे कम ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। होता क्या है बच्चों कि लाइट जब किसी एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करता है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आपको शायद पता हो कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलता है ना, ऐसे जिगजैग नहीं चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहता है। लेकिन जब एक से दूसरे मीडियम में एंटर करता है लाइट, तो लाइट का जो पाथ है वो बच्चों क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए, इसमें हमने एक टर्म यूज किया, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब सिंपली ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट ट्रैवल कर सकता है, जिससे लाइट पास कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। अब जैसे ये दीवार अगल बगल जो है हमारे, वो ऑप्टिकल मीडियम नहीं है, क्योंकि लाइट उससे पास नहीं कर सकता है ना। अब देखिए, हमसे पूछा जाता है, जैसे मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, एक फिगर रखा है उसके हेल्प से। जैसे देखिए हो क्या रहा है, लाइट को आना था ऐसे, देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो आ रहा है, सरफेस से टकराने वाला है ना। तो ये इंसिडेंट रे देखिए ऐसे आ रहा था, अब ये यहां पे टकराया। ये हमारा जिस पॉइंट पे ये सरफेस से टकराता है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब वहां पे लाइट रे आके स्ट्राइक करने वाला है, यहां कर गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बच्चों हम बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, इसीलिए इसको हम सरफेस ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां हमें लिखा हुआ दिख रहा है एयर, और यहां लिखा दिख रहा है ग्लास। तो लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर किया तो इसका पाथ देखिए होना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। डॉटेड जो दिखाया गया है ये इसका डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से देखिए इतना डेविएट करके और ऐसे आ रहा है। ये जो ब्लू हमें दिख रहा है ना, ब्लू वाला लाइन, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि इस मीडियम में एंटर कर गया, सेकेंड मीडियम, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए कुछ बेसिक इसके टर्म्स है वो हम समझ लेते हैं जरा। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बन रहा है बच्चों, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और ये कितने एंगल से डेविएट कर गया, ऐसे जाते जाते अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके ऐसे आ रहा है। तो बच्चों ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ओके, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं ऐसे, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो हमसे पूछा जाता है कि इसका कॉज क्या है, आखिर हुआ क्यों रिफ्रैक्शन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो हम समझते चलते हैं इनको। होता क्या है कि दो अलग अलग मीडियम हैं, तो दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटीज भी अलग अलग होगा। जैसे एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी या ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। एयर से ज्यादा डेंसर कौन है, ग्लास है। तो इसके वजह से लाइट का स्पीड भी अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम्स में, और स्पीड अलग होने की वजह से उनका रास्ता बदल जाता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है लाइट का, है ना। ये कॉज आपके लिए लिख दिया ऑलरेडी। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों कुछ केसेस है इसमें, जैसे रेयर से डेंसर जाएगा, डेंसर से रेयर जाएगा, तो लाइट का क्या होता है। जैसे लाइट जब ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, देखिए ये जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट,
लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से देखिए इतना डेविएट करके और ऐसे आ गया, तो हम इसको बोलते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके। ये देखिए हमारा नॉर्मल है, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के नजदीक आ गया ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रहा हमारा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के नजदीक आ गया। ऐसा कब होता है बच्चों? जब रेयरर से डेंसर में जाने वाला, जैसे एयर से ग्लास में या वाटर में या डायमंड में किसी में भी जाए तो ऐसा होता है। अब देखिए इसमें एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है, जरा देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, प्रोड्यूस किया है तो, और ये नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होंगे क्या? होंगे ऑब्वियसली। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, एंगल आई इक्वल एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा लिख सकते हैं ना। एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा हम लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों को ऐड करके एंगल आई के इक्वल, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। तो देखिए यहां से डेल्टा क्या मिल जाएगा, एंगल आई माइनस एंगल आर। तो ऐसे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, आई या आर? ऑब्वियसली आई बड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर डेंसर से रेयरर गया तो क्या होगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों, इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। जब ये रेयरर से डेंसर जाता है ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने दिमाग में इसको रखने के लिए, रिलेट कर पाने के लिए। जैसे मान लीजिए खुला रास्ता है, सुबह में बच्चे जा रहे हैं बस, स्कूल बस से या किसी भी चीज से, रास्ता बिल्कुल खाली है, फटाफट भागते जा रहा है बस, तुरंत पहुंच गए स्कूल, है ना। लेकिन वही चीज पॉसिबल है क्या अगर छुट्टी के टाइम हम घर आ रहे हो तो? नहीं, बहुत टाइम लगता है ना, क्योंकि रास्ता जैम है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ये वो, तो डेंसिटी ज्यादा है लोगों का या व्हीकल का डेंसिटी ज्यादा है, तो हमारे बस का स्पीड कम होता है। तो इट इज क्वाइट रिलेटेबल फॉर लाइट ऑल्सो। आप ऐसे रिलेट करके दिमाग में रख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप ऐसा रिलेट करके दिमाग में रख सकते हैं कि डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम। तो देखिए डेंसिटी ज्यादा था तो स्पीड कम हो गया, और ये किधर आ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही उल्टा हो जाता है, अगर डेंसर से रेयरर जाना है तो रेयरर में जाने वक्त डेंसिटी कम हो गया ना रेयरर में, मतलब स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ गया तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। देखिए ऐसे चला गया। अब इसमें एंगल आई और आर का रिलेशन देखिए क्या होगा। फिर से वही चीज करते हैं हम। ये आपको दिख रहा है, ये प्रोड्यूस किया है तो ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला, ये और ये नॉर्मल, ये स्ट्रेट लाइन। तो इसमें देखिए कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। तो ये एंगल देखिए तो बच्चों कितना होगा, ये पूरा एंगल है आर, क्योंकि ये आपको रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा होगा, ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल है आर। जिस एंगल आर में से अगर आप एंगल डेल्टा माइनस करेंगे तब ये एंगल आएगा, है ना। एंगल आर ये पूरा है, जिसमें से ये एंगल डेल्टा हम माइनस कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल आई दैट इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो एंगल आर माइनस एंगल डेल्टा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा डेल्टा इधर आएगा तो पॉजिटिव, और यहां से क्या हो गया, आर माइनस आई। तो इसमें देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से, है ना, उल्टा हो गया जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस है बच्चों कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल है सरफेस के, इंसिडेंट नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस के, ये आपको दिख रहा होगा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो इस कंडीशन में लाइट का पाथ चेंज नहीं होता है, रिफ्रैक्शन डजंट टेक प्लेस। तो इसमें देखिए हमसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमें पता है कि ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही बनाते हैं ना, तो इसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों तो ओवरलैप कर रहे हैं, जिसके वजह से दोनों के बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो एंगल आई भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर भी जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल ने, जो साइंटिस्ट हैं, स्नेल्स लॉ इसीलिए इसको बोला जाता है। पहला लॉ क्या है बच्चों, समझते हैं। पहला लॉ बिल्कुल सिंपल सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि बच्चे गलती कहां पे करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बोला गया है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखना है, तो खाना पूर्ति कर देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, इससे मार्क्स नहीं मिलता है बच्चों। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहां पे नॉर्मल, जरा ये देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और अगर हम सिर्फ नॉर्मल बोल के छोड़ देते हैं तो नॉर्मल तो हम यहां भी बना सकते हैं ना, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल वेयर, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। अब ये लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है समझिए। लाई इन द सेम प्लेन मतलब सेम लेवल पे, सेम सरफेस पे होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे, इसके लिए थोड़ा सा ऐसे करके समझना पड़ेगा। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये जो लेवल है ना, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आया हमारा इंसिडेंट रे, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनता है। अब नॉर्मल भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इसी लेवल पे रहेगा,
और रिफ्रैक्टेड रे जो यहां से बाहर आने वाला बच्चों वो भी इसी लेवल पे, इसी सरफेस पे रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ जाए या रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चला जाए, तब तो प्लेन ही बदल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों सेम लेवल पे, मतलब सेम सरफेस पे रहने चाहिए। ये हमारा पहला लॉ बताता है। दूसरा लॉ देखिए क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। लिखना जरूरी है बच्चों। क्यों, ये मैं आपको बता देता हूं जरा, यहां से एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी मीडियम एयर है और ये ग्लास है ना। अब ये एंगल आई और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल आर। अब ये जो एंगल आई और एंगल आर का जो साइन का हम रेशियो लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो साइन आई इज टू साइन आर का जो रेशियो आता है ना बच्चों, वो होता है कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम इससे डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको म्यू टू वन, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं म्यू टू वन। तो जो यहां नीचे में लिखा हुआ है ना, उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। मतलब फर्स्ट मतलब क्या, जहां से लाइट आ रहा है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो हमारा फर्स्ट मीडियम है। जनरली हमारे अगल बगल क्या है बच्चों, एयर ही है ना। इसीलिए हर जगह अगर नहीं बताया गया कि लाइट कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है, तो हम यही मानते हैं कि लाइट आ रहा है एयर से और जाने वाला हो किसी में भी, जिसमें बोला गया ग्लास में, वाटर में, डायमंड में, किसी में भी, है ना। अब देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सब अभी हम समझते हैं। अभी फिलहाल हमारा फोकस है सेकंड लॉ पे, स्नेल्स लॉ जिसको हम बोलते हैं। ये क्या बताता है कि जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ग्लास है और एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है बच्चों 1.5, है ना। अब आप चाहे ये एंगल आई इसमें कितना भी बदल जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना भी बदल जाए, ये वैल्यू यहां पे कुछ भी आप रखें, ये जो है ना ये 1.5 ही रहेगा नॉर्मल कंडीशंस में। जब आप नॉर्मल कंडीशंस को चेंज नहीं करते, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, ये सब चेंज नहीं करते, तब तक इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो 1.5 ही रहेगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये होता है बच्चों 1.33, है ना, 1.33। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो आपको इस चीज का आदत डालना है कि यहां अगर कुछ नहीं लिखा है, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या, एयर के रिस्पेक्ट में ही हम ले रहे हैं, तो अब आपको यहां लिखा नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये 1.33 होता है ना। तो ये फिक्स्ड हो गया बच्चों। अब आपको ये लिखना है अगर आपसे लॉ पूछा गया तो, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक रेशियो तो हमें इसका मिल चुका है, साइन आई बाई साइन आर, उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी क्या तरीका हो सकता है, देखिए जैसे हमसे बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम को डिफाइन करो। सिर्फ अगर बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मतलब किसके रेस्पेक्ट में लेना है, एयर के रेस्पेक्ट में, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखा मिले तो आप समझिए कि उसको किसके रेस्पेक्ट में लेना है, एयर के रेस्पेक्ट में। मतलब लाइट किस मीडियम से आ रहा है, एयर से आ रहा है, एयर इज आवर फर्स्ट मीडियम। अब देखिए ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मैं लिख देता हूं, ऑफ अ मीडियम, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब एयर है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज द फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट आ रहा था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर वैक्यूम में ले सकते हैं, दैट इज सी, स्मॉल सी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिसको हम v से या v मीडियम भी लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक चीज समझ लिया होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया, देन इट इज क्वाइट क्लियर कि एयर फर्स्ट मीडियम है। अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखा मिले तो आप समझ जाना कि फर्स्ट मीडियम क्या, एयर। हाँ, कभी कभी आपको बताया जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर नहीं रहा, है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों। अब एक चीज और समझते हैं कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, जरा देखिए। जैसे यही हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम ग्लास का एग्जांपल ले लेते हैं या वाटर का, किसी भी चीज का। जैसे अभी हमने ग्लास का देखा था 1.5 होता है, कैसे होता है देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला कुछ नहीं है यहां, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, मतलब जिस मीडियम में लाइट को एंटर करना है ग्लास में,
तो बच्चों ये होता है 2.52 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ये। तो देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा ये 10⁸ तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1.5। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये हमेशा न्यूमरेटर से छोटा ही होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। बाकी कोई भी मीडियम ले ले उसमें लाइट का स्पीड कम ही होगा, सी से तो कम ही होगा। तो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा और न्यूमरेटर हमेशा बड़ा, तो फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, कभी कभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कभी कभी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ग्लास का फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब यहां फर्स्ट मीडियम है वाटर और सेकंड मीडियम है ग्लास। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये हमारा, अब देखिए मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं, फिर उसको हम डिराइव करेंगे इसी के हेल्प से। जैसे देखिए मुझे बोला गया है μ21 निकालना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? μ2 बाई μ1। अब एग्जैक्टली ये क्या है देख लेते हैं। जैसे मुझे बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसमें सेकंड मीडियम कौन है? ग्लास, और फर्स्ट मीडियम है एयर। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं μg बाई μw। अब आप बोलेंगे सर यहां कुछ नहीं है, मतलब यहां तो एयर है। ऑब्वियसली यहां पे एयर है, मतलब अगर हमें ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है बच्चों, तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.5 और वाटर का होता है बच्चों 1.33। तो ये दोनों वैल्यूज रख के हम ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ये उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये कैसे आया जरा ये देखते हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है μ21 इक्वल टू हमने लिखा है v1 बाई v2। ये बिल्कुल वही केस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या था? फर्स्ट मीडियम हमारा क्या था? एयर, तो सी लिखा था, और सेकंड मीडियम जो भी है तो हमने वी लिखा। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि μ21 क्या होता है? v1 बाई v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बिल्कुल कंपेरेबल है। अब देखिए हम करते क्या है, हम मैथ्स में एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते, तो हम c और c ऐसे करके लिख लेते हैं। अब आपको करना क्या है कि एक बार आप इस c के साथ रखिए v2 और एक बार ये v1 के साथ एक c रखिए। अब देखिए क्या होगा, c बाई v2। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं एक बार, म्यू मीडियम अभी हमने लिखा था बच्चों, क्या होता था? c बाई v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो ये 2 और 1 को ना आप सिर्फ नाम के जैसा ट्रीट करिएगा, जैसे 2 के जगह ग्लास लिया था, 1 के जगह वाटर लिया था, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए c बाई v2 है, तो c बाई v था तो म्यू मीडियम था, तो c बाई v2 है, c बाई v2 के जगह म्यू 2 लिख सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जिसका नाम 2 है। लाइकवाइज यहां अगर c बाई v1 रहता तो म्यू 1 लिख लेते, लेकिन ये उल्टा है, v1 बाई c है, तो म्यू 1 लिख सकते हैं ऐसे करके, 1 बाई म्यू 1। अब देखिए यहां से क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा म्यू 2 बाई म्यू 1। मतलब अगर दोनों ही मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो हम किसी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में पता कर सकते हैं। बहुत छोटा सा चीज है बच्चों, लेकिन इससे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या यही चीज पूछा जा सकता है कि रिलेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कब कब कंडीशंस क्या क्या होता है जब लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो, मतलब लाइट का पाथ ही नहीं चेंज हो, डेविएट नहीं करे लाइट। तो पहला है बच्चों कि लाइट रे कैसा होना चाहिए? इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। अभी जो हमने देखा था कि अगर लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल है सरफेस के तो सीधा निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के। दूसरा कि अगर दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तब भी लाइट का पाथ चेंज नहीं होता। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर्स क्या होता है अभी हमें सारा देखेंगे। मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं ये समझने के लिए। अगर दो मीडियम्स का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो ना तो ही दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि दोनों मीडियम का अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो लाइट का स्पीड ही नहीं चेंज होगा, और लाइट का स्पीड अगर चेंज नहीं होगा तो लाइट का पाथ भी चेंज नहीं होगा, सीधा निकल गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये देखिए, हाँ ये फ्रीक्वेंसी v का मतलब आपको पता होगा, ये वेव वेलोसिटी f, स्मॉल f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फॉर वेवलेंथ। तो देखिए होता क्या है, लाइट जब रिफ्रैक्शन सफर करता है ना तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है और उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है, लेकिन एक चीज है जो चेंज नहीं होता है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जहां से लाइट एमिटेड है, हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हम सोर्स बदल दें तो लाइट का फ्रीक्वेंसी बदल सकता है, जब तक हम सोर्स ना बदलें तब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए अब इन दोनों में से, इन तीनों चीजों में से दो चीज तो बदल जाते हैं, वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट और
वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिलने वाला बच्चों, हम वो देखते हैं वो कैसे आता है। अभी फिलहाल मैं ये चीज थोड़ा हटा देता हूं यहां से। देखिए क्या करने वाले हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, पहले से जहां से आ रहा है लाइट वो हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या लेते हैं उसको एयर। तो ये हमारा एयर, और ये जो भी मीडियम है हम मान लेते हैं इसका कुछ नाम नहीं पता है, हम मीडियम लिख लेते हैं बस। अब देखिए लाइट एयर से ट्रेवल करता है, तो लाइट में स्पीड c, इसमें स्पीड नहीं पता ले लेते हैं v, इसमें लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है f, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इसमें हम वेवलेंथ ले लेते हैं लेमडा, और इसमें ले लेते हैं लेमडा डैश। अब देखिए होगा क्या, अगर हम एयर के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिखें v इक्वल एफ लेमडा, जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारे लिए साउंड और लाइट दोनों में एप्लीकेबल होता है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, v के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, c इक्वल एफ लेमडा, जहां से फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा, c बाय लेमडा आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1। अब ये दूसरे मीडियम के लिए यही चीज लिखे हम, तो क्या होगा, v इक्वल एफ लेमडा डैश, जिसमें से कि f का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगा v बाय लेमडा डैश, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों से आपको पता चल रहा है कि यार दोनों तो f इक्वल है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि c बाय लेमडा इक्वल v बाय लेमडा डैश, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए जो स्पीड वाला है ना पार्ट, उसको एक जगह कर लेते हैं और वेवलेंथ वाला एक जगह, तो देखिए क्या हो जाएगा, c v को इधर भेज देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लेमडा उधर, तो लेमडा बाय लेमडा डैश। अब देखिए बच्चों फिर से आपको यही चीज मिल गया, c बाय v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, तो इसको हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिखते हैं ना बच्चों। ये एक एक्सप्रेशन ऐसा है ना जो पूरे के पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस नहीं, लेंस में, स्पेक्ट्रम में, हर जगह आपके काम आने वाला है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना कि म्यू मीडियम इक्वल सी बाय वी होता है या सी बाय वी मीडियम होता है, इसको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो बच्चों, या दिमाग में रख लो कुछ भी, क्योंकि ये आपको हर बार काम आने वाला है ना। अब देखिए ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, इससे हमने एक चीज कंक्लूड किया, ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, है ना। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा डैश, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, क्योंकि एयर में जो वेवलेंथ है, जितने कलर्स ऑफ लाइट है सबके लिए तो सेम है, जैसे ही एंटर करते हैं किसी दूसरे मीडियम में सबके लिए वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, एयर के अलावा किसी भी मीडियम में ले। तो देखिए ये यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता चल गया है कि जिस मीडियम में वेवलेंथ है लाइट का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर वेवलेंथ इस मीडियम में कम हो गया लाइट का, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो अब हम ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस कर सकें। और बच्चों ये आप जिस चीज को आप बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट जैसा सच में किसी को कुछ पता नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जिस पे अगर आपका कमांड हुआ तो आप पूरा का पूरा टॉपिक पे कमांड कर सकते हैं। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इस चैप्टर में आप जितनी बार शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, आप जितनी बार पढ़ेंगे ना ये सब, बार बार आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जाता है। तो एक बार इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग पता चल गया तो उसके बाद सारे जगह एक ही कहानी छापना है हमें, क्योंकि हर एक चीज के फैक्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आएगा ही आएगा। अब जैसे पहले इसका देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का पहला आपका जो फैक्टर है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही भी ज्यादा होगा मीडियम का। कैसे होगा जरा समझते हैं। अब देखिए सारा कहानी एक ही चीज पे टिका है, म्यू मीडियम इक्वल क्या होता है बच्चों, सी बाय वी, या आपके कन्वीनियंस के लिए मैं वी मीडियम लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये तो कांस्टेंट है, तो दोनों में रिलेशन कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो म्यू मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी मीडियम। अब देखिए इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा मीडियम का उसमें लाइट का स्पीड उतना ही कम, और लाइट का स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा। इट इज क्वाइट सिंपल टू रिलेट इट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अब जरा सोचिए, टेम्परेचर हम किसी मीडियम का बढ़ाएंगे तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी तो कम हो जाएगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा, भागते रहेगा, तो स्पीड बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। बच्चों ये बहुत बेसिक पार्ट है, आप इसको सुनिएगा ध्यान से। इन केस अगर आपको इसको पीछे ले जाना पड़ा वीडियो को, तो आप उसको पीछे ले जाके एक बार और सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैं ये समझा देता हूं पहले आपको। जैसे देखिए एक ही मीडियम है,
हमारे पास मान लीजिए ग्लास है, अब उस ग्लास में रेड कलर ऑफ लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा रहता है ना। अब रेड कलर ऑफ लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, और वायलेट कलर ऑफ लाइट का स्पीड सबसे कम होता है, तो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए। अब जरा समझिए हो क्या रहा है, हमारे पास एक ही ग्लास का मटेरियल है, एक ही मीडियम है हमारे पास, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग है। जैसे रेड कलर ऑफ लाइट के लिए उसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, और वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। और ये सारा कहानी शुरू कहां से हो रहा है, यहीं से। रेड कलर का स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वायलेट कलर का स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो देखिए वही लिखा है, सबसे जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम का। तो जैसे वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए बच्चों जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का वो सबसे ज्यादा होगा, और रेड कलर ऑफ लाइट का उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अब ये तीन चीज आपको बस समझना था। अब आगे आने वाले जितने भी बार आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जाएंगे तो सब में एक फैक्टर तो आएगा ही, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो जो फैक्टर है वो सब रिलेट करके वहां पे लिखाएंगे। ये स्मार्ट वर्क हुआ बच्चों, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी एज द टर्म सजेस्ट, लाइट का जो पाथ होता है ना इट इज रिवर्सिबल, मतलब लाइट जिस पाथ से आया है उसको उसी पाथ से वापस भेजा जा सकता है। देखिए वही स्टेटमेंट हमने लिखा है, क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल, राइट, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ फ्रॉम सेकंड टू द फर्स्ट मीडियम। आप ये लिखेंगे और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों वो लिखेंगे और ये फिगर बना देंगे, है ना, अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पूछा गया तो। अब ये एग्जैक्टली आया कैसे ये हम देख लेते हैं। देखिए हो क्या रहा है, हम क्या करते हैं, ये आपको ब्लैक कलर का जो एरो दिख रहा है ना, ये आ रहा है लाइट रे, ये आया दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब हम करते क्या है कि हम यहाँ पे कोई प्लेन मिरर मान लीजिए रख लेते हैं, और ये प्लेन मिरर कैसे रखना है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना ये इस पे आके एकदम परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, नॉर्मली स्ट्राइक करे। तो आपको शायद पता हो कि अगर किसी सरफेस पे नॉर्मल होता है लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो यहीं से इसी रास्ते से वापस चला जाता है। तो देखिए ये इसी रास्ते से अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में वापस चला जाएगा। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है बच्चों यहाँ पे कि μ1 2 इक्वल 1 बाई μ2 1, बहुत काम का ये प्रिंसिपल है बच्चों। कैसे आया जरा ये भी देख लेते हैं, देखिए जरा क्या हो रहा है। और एक चीज और बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो आप ये चीज देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है कोई चीज, लेकिन आपसे डेरिवेशन से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में। वैसे काफी सिंपल है, मैं फटाफट बता देता हूं मैं, और आप अगर चाहें तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं वीडियो को। जैसे देखिए μ2 1, ये हम क्या लिखेंगे बच्चों इसके लिए, sin i बाई sin r, है ना, sin i बाई sin r, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, sin i बाई sin r। वही जब ये यहां से वापस आने लगता है तो अब ये बन गया फर्स्ट मीडियम और ये बन गया सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट को जाना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इस बार के लिए जरा देखिए इसी रास्ते से वापस जा रहा है, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका नाम क्या है r, और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका नाम है i। तो इस बार हम क्या लिखेंगे बच्चों, sin r बाई sin i। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, μ2 1 इंटू μ1 2, इधर sin i बाई sin r और sin r बाई sin i, तो इधर मिल जाएगा बच्चों हमें 1। और आप किसी भी एक चीज को उधर भेजेंगे तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि μ2 1 अगर हम इधर रख लेते हैं या μ1 2, तो एक चीज उधर चला जाएगा 1 के डिवीजन में। तो ये हमारा ऐसे आता है बच्चों। तो किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, अब बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करेंगे 1 बाई इसका वैल्यू 1.5, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3, तो दैट इज 0.66, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, तो 0.67 हम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज पूछा जाता है रे डायग्राम बनाने के लिए, या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या, उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, ये सारा चीज। तो आइए देखते हैं। जैसे ये हमें एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिख रहा है बच्चों, ये आया हमारा इंसिडेंट रे। अब जैसे आपको पता है कि आना कहां से, इसको ग्लास से आ रहा है, एयर से आ रहा है सॉरी, और जहां किस में रहा है, ग्लास स्लैब में, तो रेयर से डेंसर जाएगा, तो देखिए क्या होगा, ये जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे आ गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हमारा, है ना। अब दोबारा जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसको कहां से कहां आना है, ग्लास से आना है वापस इसको एयर में,
तो इस बार ये देखिए, ये आ रहा था ऐसे, अब जाएगा ये किससे, नॉर्मल से दूर जाएगा, और तो नॉर्मल से दूर आके ऐसे आ गया। तो ये तो हमारा रे डायग्राम हुआ बच्चों। अब ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइकवाइज ये हमारा, इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, है तो रिफ्रैक्टेड रे ही, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम क्यों दे दिया, क्योंकि एयर में था और फिर से किसमें आ गया बाहर, एयर में ही आ गया, इसीलिए इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। और ये नॉर्मल है, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये हमारा एंगल आर है बच्चों, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। आपको दिख रहा होगा ऑल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल, ये नॉर्मल, दोनों पैरेलल है ना। और ये देखिए ट्रांसवर्सल, तो वर्टिकली सॉरी ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल अगर आर है तो ये भी एंगल आर है ना। अब देखिए, ये तो रे डायग्राम का काम हो गया। अब इसमें हमसे एक चीज पूछा जाता है कि एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये कैसे होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पहले खुद से भी आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका। और नहीं हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए, दूसरा चीज क्या है कि इमर्जेंट रे जो है ये पैरेलल है किसके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के, क्योंकि ये जो डॉटेड दिख रहा है ये इंसिडेंट रे नहीं है, ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे आ सकता था लेकिन आया नहीं, तो ये इमर्जेंट रे इसके पैरेलल होता है। तीसरा चीज है बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, लाइट को आना चाहिए था ऐसे, लेकिन दो बार रिफ्रैक्शन हुआ और उसकी वजह से लाइट ऐसे नहीं आके अपने ओरिजिनल पाथ से इतना शिफ्ट होके परपेंडिकुलरली ऐसे आ रहा है। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट ऑफ द इमर्जेंट रे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इसका हमसे फैक्टर्स पूछा जाता है, तो आपको एक चीज मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि जितनी बार भी किसी भी चीज का फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा गया तो एक चीज तो आपको हर जगह दिखेगा, क्या है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ये पता चल गया। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे डिपेंड करता था उन सब पे ये डिपेंड करेगा। जैसे पहला देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो वी आर लकी हियर कि एक चीज को सिर्फ छोड़ के जो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, सिर्फ क्रिटिकल एंगल के से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बाकी जितना कुछ है ना सब में यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, शिफ्ट ज्यादा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, सब ज्यादा है ना। तो अगर ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, मोर होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम इसके जगह नॉर्मल ग्लास के जगह कोई ऐसा ग्लास ले लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता, तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता। दूसरा चीज देखिए क्या है, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो आप ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ हमारा कम है, जैसे वायलेट का वेवलेंथ कम है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, है ना। जैसे रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए, वायलेट के लिए, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम होता है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इस मीडियम का और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट रेड कलर ऑफ लाइट के लिए सबसे कम होगा, क्योंकि रेड कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का सबसे कम रेड कलर ऑफ लाइट के लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। ओके, तीसरा चीज है बच्चों थिकनेस ऑफ स्लैब। अब देखिए थिकनेस ऑफ स्लैब में क्या होगा, मैं आपको ये बना के ही दिखा देता हूं। जैसे देखिए अभी फिलहाल लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर हम इस स्लैब का थिकनेस बढ़ा दे, इतना कर दे, तो ये जो लाइट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक आया फिर बाहर निकल गया, ये तो यहां से और आगे आएगा ना। अगर थिकनेस ज्यादा रखें इतने की जगह इतना, तो लाइट और आगे आएगा यहां तक और फिर यहां से बाहर निकलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं इतना हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ थिक प्लेन मिरर। अब देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है रे डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट,
जिसका नाम हमने ए दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए हो क्या रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज लेना पड़ता है, उसका इंटरसेक्शन सच में हो जाए तो रियल इमेज मिलेगा, नहीं हुआ तो प्रोड्यूस करके मीट करवाते हैं तो वर्चुअल इमेज मिलता है। जैसे देखिए यहां से लाइट रे आया तो आपको पता है कि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। देखिए बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी लाइट रे अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होता है ना तो देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, जिसमें अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट है इसलिए, और वीक रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा बहुत लाइट वापस भी चला जाएगा, एयर से आ रहा था एयर में ही वापस चला गया, और कुछ लाइट का अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है ना, ये चीज है। और अगर कोई ओपेक सरफेस रहा तो रिफ्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं होता है, लाइट पास तो कर ही नहीं सकता है, तो वहां दो चीज होता है, ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, और थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन भी होता है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां से लाइट रे आया, ये इंसिडेंट ये नॉर्मल था सरफेस के तो यहां से तो सीधा निकल गया। अब ये देखिए ये सिल्वर पॉलिश सरफेस है, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये ओपेक हो गया ना, तो लाइट यहां से पास तो कर नहीं सकता है, तो यहां भी लाइट रे कैसे आएगा ना, यहां 90 पे था तो यहां भी 90, तो यहां से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, ऐसे चला जाता है वापस। दूसरा लाइट रे हमने ऐसे ऑब्लिक लिया यहां से, अब देखिए ऑब्लिक लिया है तो एज आई टोल्ड यू ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो यहां पे कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा और ज्यादातर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये तो ट्रांसपेरेंट है, सरफेस एमएल इज ट्रांसपेरेंट और सरफेस एनपी इज ओपेक सरफेस, ठीक है ना, लाइट यहां से पास नहीं कर सकता है। तो देखिए यहां पे वीक रिफ्लेक्शन हुआ और स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखिए क्या होगा, अब लाइट जब यहां से यहां आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे जब लाइट यहां पे आके स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये तो ओपेक है तो इधर तो आ नहीं सकता है, तो मतलब ज्यादातर लाइट रे क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों की यहां स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हुआ। यहां क्या हुआ था, वीक रिफ्लेक्शन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सरफेस था, और अंदर आ गया तो यहां क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। अब ये यहां पे आ गया वापस, देखिए अब यहां स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो ज्यादातर लाइट बाहर चला जाएगा और थोड़ा बहुत लाइट वापस अंदर चलाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन होगा। ओके, ऐसे करके बच्चों ये चलता चला जाता है। अब आपको देखिए इमेज कैसे मिलेगा, आपको दिख रहा हो कि एक रिफ्रैक्टेड रे इधर गया, एक रे इधर, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे इधर, तो देखिए ये ऐसे चला गया, तो ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं, मीट करेंगे नहीं, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पे मीट करवाया इसको, तो ये पहला इमेज मिला A1। फिर ऐसे ही करके ये हमारा लाइट रे दिख रहा है कि ये तो ऐसे ऐसे चला गया, ये भी डाइवर्ज करता हो, तो इसको भी प्रोड्यूस करके मीट करवाया है, यहाँ पे ये बना A2। ऐसे करके इन सब लाइट रेज को प्रोड्यूस करके मीट करवाएंगे तो A3 A4 A5 ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये तो रे डायग्राम का चीज हुआ। हमसे पूछा जाता है इसमें कि सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे शार्पेस्ट इमेज कौन सा बनेगा, तो बच्चों जो A2 है ना इमेज, वो सबसे ब्राइटर रहता है, सबसे ब्राइटेस्ट रहता है। क्यों होता है ये पूछा जाता है, तो आप इसमें बताएंगे कि देखिए ये वाला जो लाइट है इसको हमने प्रोड्यूस करके यहाँ पे इमेज ऑब्टेन किया है, तो यहाँ पे तो वीक रिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब थोड़ा बहुत ही लाइट हमें यहाँ पे मिलेगा, और ऑब्वियसली इमेज मिलता किससे, लाइट से, तो जितना ज्यादा लाइट उतना अच्छा इमेज। अब देखिए दूसरा वाला इमेज हमने A2 जो बनाया वो कैसे बनाया, इस वाले लाइट को प्रोड्यूस करके ना, और ये लाइट देखिए यहाँ पे ज्यादातर लाइट हमें मिलेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हुआ है स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, क्योंकि ओपेक सरफेस था, और फिर यहां आके ये क्या हो गया, ज्यादातर लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाए, मतलब ज्यादातर लाइट यहां हमें मिला है एज कंपेयर टू दिस केस, तो इसको प्रोड्यूस किया तो अच्छा इमेज मिला। और आने वाला जो इमेजेस होगा वो ब्लर होता जाए, कैसे मैं बता देता हूं, पहले इसका रीजन आपने समझ लिया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह A2 कैसे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की वजह से, बस आपको इतना लिखना है। ओके, फिर आगे आने वाला जो इमेजेस A3 A4 A5 A6 ये सब ब्लर होता चला जाता है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा हो कि जो लाइट बाहर चला गया अब ये वापस अंदर थोड़ी आएगा मिरर में, नहीं, फिर यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन, फिर लाइट बाहर, फिर लाइट बाहर, तो ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस टेकिंग प्लेस लाइट का जो अमाउंट है, लाइट का जो इंटेंसिटी है मिरर में वो कम होता जा रहा है, जिसके वजह से जो आने वाले इमेजेस है वो ब्लर मिलते हैं, है ना, नॉट सो ब्राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो पहले प्रिज्म का एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म बेसिकली 5 सरफेसेस से मिलके बना है, 5 प्लेन सरफेसेस से मिलके बना है। ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा, क्योंकि लाइट इससे पास कर सकता है, तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम दैट इज बाउंड बाय 5 प्लेन सरफेसेस। अब देखिए 5 प्लेन सरफेस में से 3 सरफेस रेक्टेंगुलर रहता है, ये देखिए 1 2, और ये जो नीचे वाला जिसपे बेस लिखा है ना 3, ये 3 सरफेसेस रेक्टेंगुलर है, और 2 सरफेसेस ये ट्रायंगुलर, और उधर भी एक ट्रायंगुलर सरफेस होगा जिसको हम प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, ट्रायंगुलर सरफेसेस को। अब देखिए होता क्या है, इन 3 सरफेसेस में से एक तो बन गया बेस जिसपे प्रिज्म रखा हुआ है, बाकी दोनों से लाइट एक से एंटर करता है और दूसरे से बाहर निकलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस।
जिससे लाइट पास करने वाला है। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना बच्चों, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसी को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। नाम अलग अलग लिखा जा सकता है लेकिन चीज वही है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि किसी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो थोड़ा ये सब चीज हम हटाते हैं अभी फिलहाल, इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्शन कैसे होता है बच्चों, ये समझते हैं। जैसे देखिए, ये लाइट रे यहां से एंटर किया, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बना लेते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं नॉर्मल, तो ये नॉर्मल दिख ही नहीं रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये दिखना चाहिए, है ना। तो अब देखिए नॉर्मल हो गया, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम I1 से डिनोट करते हैं जनरली। अब देखिए क्या हुआ, ये लाइट रे जाना चाहिए था कैसे, अगर प्रिज्म रास्ते में नहीं आता तो सीधा निकल जाता ना, लेकिन प्रिज्म रास्ते में आ गया, ये ग्लास में जाने वाला है, एयर से किस में जाना है लाइट को, ग्लास में, तो ये किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाके ऐसे आ गया, है ना। तो कितने से डेविएट किया, देखिए जाना था ऐसे, लेकिन इतने से डेविएट करके ऐसे आ गया। तो ये है बच्चों हमारा पहली बार डेविएशन यहां हुआ, जिसको हम डेल्टा 1 से डिनोट कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पहली बार। अब देखिए दोबारा क्या होगा, अब लाइट ऐसे आ चुका है, अब इसको जाना चाहिए ऐसा, कैसे, ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से देखिए फिर से इतना डेविएट करके और ऐसे आ रहा है बाहर, दैट इज आवर इमर्जेंट रे। तो देखिए दोबारा ये जो इसका यहां पे हुआ है डेविएशन, वो कितने से हुआ है, जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन इतने से डेविएट करके और ऐसे बाहर आ रहा है ना, तो ये दोबारा डेविएशन हुआ बच्चों, दैट इज डेल्टा 2। एंड ऑब्वियसली ये इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये I2 जिसको हमने मार्क किया ना, ये है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, अब देखिए होता क्या है, और ये ऑब्वियसली ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये R2 हमने लिखा जरूर है इसको, लेकिन है ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। कैसे, यही रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके दोबारा रिफ्रैक्शन करने वाला है, तो ये इंसिडेंट रे का काम करेगा। तो ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसका नाम है R2। ओके, अब देखिए टोटल डेविएशन कितने से हुआ, दो बार डेविएशन हुआ, डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो आपने ये सब ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ये जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये ट्राइंगल, ये देखिए इंटीरियर एंगल जो दोनों है, इन दोनों का सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहां से डेल्टा क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज आवर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेल्टा क्या, हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। अब इससे रिलेटेड बच्चों कुछ आपके एक्सप्रेशंस हैं जिससे आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स मिलता है ना। मैं जरा ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी हम फोकस सिर्फ उसी चीज पे कर रहे हैं जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला, उसमें मददगार हो, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे आप मुझे बताना, मैं इसका डेरिवेशंस भी डाल दूंगा। अब देखिए R1 और R2 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो सम होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा हमेशा, है ना। ये चीज फिक्स्ड है। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मान लीजिए आपका 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 20 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब R2 40 ही होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये देखिए I1 और I2, आपको पता है I1 क्या है, I1 क्या है बच्चों, I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस और I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इन दोनों का सम जो होता है वो किसके इक्वल है, देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल डेल्टा के सम के इक्वल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का फैक्टर्स फिर से आ गया, तो एक फैक्टर तो आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। अब इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमारे पास प्रिज्म है जो फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है ना। तो फ्लिंट ग्लास में जो डेविएशन होगा ना बच्चों वो ज्यादा होगा। अगर हमारे पास दो तरीके का प्रिज्म है, जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास से जो प्रिज्म बना हुआ है ना, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्राउन ग्लास। इसीलिए अगर लाइट एक करके दोनों में एंटर करे तो जो फ्लिंट ग्लास का जो प्रिज्म है उसमें डेविएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रिज्म दैट इज मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास। ओके, नेक्स्ट अब देखिए कलर और वेवलेंथ पे फिर से वही चीज, हमें पता है कि जिसका वेवलेंथ कम उसके लिए उस मीडियम का मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो फिर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, अब आप इस प्रैक्टिस में आ गए होंगे कि वेवलेंथ कम तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, है ना। तो जैसे वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए बच्चों जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है,
और रेड कलर ऑफ लाइट के लिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना। नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ज्यादा होगा तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, और अगर कम हुआ तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। लास्ट वाला जो फैक्टर बच्चों, इसको मैंने लास्ट रखा है ना ऑन पर्पस, क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्टर्स पूछा जाता है तब तो हम ये सब बताते ही है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। कैसे फ्रेम होता है जरा देखते हैं। जैसे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पहले कैसे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। पहले जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, जैसे देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने आई लिया है और इधर लिया डेल्टा। पहले अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए डिक्रीज होते आ रहा है। यहां से अगर हम शुरू करें तो यहां पे हमारा जो भी वैल्यू रहा होगा आई का, मान लेते हैं I1 और यहां डेल्टा 1। अब यहां से बढ़ते हुए मान लीजिए हम यहां पे आ गए, तो यहां के लिए मान लेते हैं हमारा जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज I2 और ये हमारा y कोऑर्डिनेट मतलब डेल्टा 2। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां के लिए जो I1 था, जब यहां से बढ़ते हुए यहां पे आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, डेल्टा 1 से कम है ना डेल्टा 2। लेकिन ये हमेशा नहीं चल पाएगा, नहीं तो अगर ऐसा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले गए और एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला गया तो लास्ट में तो एंगल ऑफ डेविएशन जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या होता है जरा देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता गया अप टू अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू। अप टू अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू मतलब यहां तक देखिए कम होता आया। अगर इस एक्सटेंट के बाद भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले गए तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगता है। तो देखिए बच्चों, ये तो हम गया फैक्टर का काम, फैक्टर्स पूछा गया तो हम इतना लिखेंगे, दैट इज सारा चीज इसमें आ गया है ना। अब देखिए दूसरा इसमें क्या हमसे पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखिए यहां पे डेविएशन जो है वो मिनिमम है, इसके आगे डेविएशन फिर से बढ़ जाएगा और इसके पहले भी ज्यादा ही था डेविएशन, सबसे कम डेविएशन यहां पे। तो इससे रिलेटेड हमसे एक चीज पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। ऑब्वियसली लाइट का तो कोई पोजीशन नहीं, लाइट तो जैसे आ रहा है वैसे ही आता रहेगा। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, तो आखिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाएंगे कैसे। लाइट हमारे हाथ में तो है नहीं, कंट्रोल में तो है नहीं कि उठा के ऐसे है प्रिज्म, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ना है तो इसको उठा के ऐसे रख दिया लाइट को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया। ये तो कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं कि लाइट जैसे आ रहा है उसको वैसे ही आने देते हैं, और हम ये जो प्रिज्म का सरफेस है ना इसी को एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, जिसके हिसाब से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज होता रहेगा। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, देखिए पोजीशन ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे फॉर विच या कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन। सबसे कम डेविएशन जिस पोजीशन में सफर करता है लाइट रे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने का। जैसे हमारे पास कैसा भी प्रिज्म रहे, इक्वी, अभी ये सारा प्रिज्म का हम टाइप्स देखेंगे, इक्वी एंगुलर प्रिज्म, स्केलिन प्रिज्म, आइसोसेलेस प्रिज्म। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, उसके प्रिंसिपल सेक्शन पे, जो ट्रायंगुलर सरफेस था। अगर ट्रायंगुलर सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो इक्वी एंगुलर प्रिज्म कहलाएगा, अगर वही आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो आइसोसेलेस प्रिज्म कहलाएगा, ऐसे करके। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास प्रिज्म चाहे किसी भी शेप में हो, अगर मिनिमम डेविएशन का केस है तो उसमें क्या होता है, I1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं और R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं। कोई सा भी प्रिज्म, एनी प्रिज्म, है ना, ये किसी भी प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है ये चीज, I1 I2 इक्वल, R1 R2 इक्वल। लेकिन अगर ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि इक्वी एंगुलर प्रिज्म है, तो देखिए इक्वी एंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, इक्वी एंगुलर प्रिज्म में भी ये दोनों रिलेशन हमारा यहां पे ओबेड होगा, और इनफैक्ट हमें ये एग्जैक्टली पता होता है कि इसमें I1 और I2 दोनों का वैल्यू 48 डिग्री होगा। किस कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में, है ना। तो अगर इक्वी एंगुलर प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन का केस है तो I1 I2 दोनों इक्वल, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है 48 डिग्री, है ना। अब ये कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। और मिनिमम डेविएशन जो है हमारा बच्चों वो होता है 36 डिग्री, कौन से प्रिज्म के लिए, इक्वी एंगुलर प्रिज्म के लिए, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और, अगर ये इक्वी एंगुलर प्रिज्म रहा ना, तो जैसा आपको ये दिख रहा है कि ये जो हमारा लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिज्म के अंदर है, ये बेस के पैरेलल रहता है ना। ये सारी चीजें हमने सीखी किसके लिए, इक्वी एंगुलर प्रिज्म के लिए। और कोई भी प्रिज्म हो तो उसमें ये दोनों चीज एप्लीकेबल होगा, बाकी सब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। रियल मतलब जो सच में, अपैरेंट मतलब जो फेक है, जो फॉल्स है। अब देखिए इसमें दो केस हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है
कि जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं डेंसर मीडियम में और देखते हैं रेयरर मीडियम से, तो होता क्या है कि है इतने डेप्थ पे, जो कि इसका रियल डेप्थ है। यहां फ्री सरफेस से रियल डेप्थ इसका देख रहे हैं हम, तो ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, लेकिन देखिए इसका इमेज कहां बनता है, यहां बनता है। तो ये है यहां, लेकिन हमें दिखेगा कहां, यहां पे। तो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, अपीयर्स मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर आ गया, सच में नहीं। अपीयर्स टू बी रेज्ड या सीम्स टू बी रेज्ड का मतलब ऐसा लगा कि ऊपर आ गया, जबकि आया नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए हम इसका रे डायग्राम देख लेते हैं जरा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहां से जनरली आपसे कॉइन का इमेज इसमें बनाने के लिए दिया जाता है, तो आप बना सकते हैं आसानी से, किसी भी चीज का बोला जाए। ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से एक लाइट रे लिया सीधा, तो ये परपेंडिकुलर था, सीधा निकल गया। दूसरा ऑब्लिक लिया ऐसे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पे नॉर्मल बना लिया। अब आपको पता है कि डेंसर से रेयर जा रहा है, वाटर से एयर या ग्लास से एयर किसी में भी, तो देखिए कैसा जाएगा, ये जाएगा नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा आ गया रिफ्रैक्टेड रे, तो ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारा एंगल ऑफ ये भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे है, और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए इसमें जो हमारा केस आता है, ये एक चीज ये है कि दोनों का रिलेशन रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, और ये जो मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों के बीच में रिलेशन आता है बच्चों। अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू मीडियम, या फिर इसको अरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। बहुत काम का चीज है बच्चों, छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत काम का है ना। अब देखिए ये तो आप रे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एक पेंसिल का रे डायग्राम, जो आपसे बोला जाता है कि पेंसिल है या रॉड है या स्टिक है, तो वो बेंट होता हुआ दिख रहा है, अपीयर्स टू बी बेंट इनसाइड वाटर, कैसे ये शो करना होता है, तो अभी हम करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो, है ना। तो आप देखिए ये जो हमारा लाइट रे सीधा जा रहा था और ये जाके ऐसा चला गया, तो ये तो डेविएट कर, डाइवर्ज कर रहा है दोनों लाइट रेस। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करते हुए और हम यहां पे लेके आए, तो ये देखिए इमेज हमारा कहीं यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज आई, दैट स्टैंड्स फॉर इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली इसका अपैरेंट डेप्थ जो है वो इसके रियल डेप्थ से कम है। अगर आप बोलेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है सर, तो मैं आपको ये डिराइव करके बता दूंगा अलग से, है ना। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट थिंग इज अबाउट शिफ्ट। शिफ्ट क्या हुआ बच्चों, है ये ऑब्जेक्ट यहां लेकिन दिख रहा है यहां पे, इसका इमेज यहां पे बन रहा है ना, तो है यहां पे लेकिन दिख रहा है यहां पे, तो इतने से शिफ्ट हो गया ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये हमारा शिफ्ट। तो हमसे पूछा जाता है कि शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो शिफ्ट क्या होगा, पूरे रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को माइनस कर दिया इस वाले लेंथ में से इस वाले लेंथ को, तो ये आ गया हमारा शिफ्ट, दैट इज ये एस से अभी फिलहाल इसको मार्क कर देते हैं। तो शिफ्ट इक्वल रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। तो डायरेक्टली अगर दिया गया तो वी आर क्वाइट लकी, दोनों चीज का वैल्यू रखेंगे शिफ्ट आ जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा, वो भी कुछ खास नहीं है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, रियल डेप्थ माइनस, अभी हमने जो फॉर्मूला एक लिखा था बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी आपके लिए मैंने दिखाया था, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ हमने लिखा था। तो यहां से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल डेप्थ, यहां अपैरेंट डेप्थ चाहिए हमें, तो देखिए अपैरेंट डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ बाय म्यू लिख सकते हैं ना, म्यू मीडियम, चलिए म्यू मीडियम ही लिख देते हैं, रियल डेप्थ बाय म्यू मीडियम। तो देखिए तो रियल डेप्थ बाय म्यू मीडियम हमने कर लिया। अब यहां से आपको दिख रहा हो कि आप रियल डेप्थ कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा 1 माइनस 1 बाय म्यू मीडियम। ओके, ये आ गया बच्चों हमारा रिलेशन। तो अगर हमें रियल डेप्थ पता है और म्यू मीडियम मतलब ये जो डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम शिफ्ट आसानी से पता कर सकते हैं अपैरेंट डेप्थ ना भी पता होने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ये जो हमें फॉर्मूला मिला है ना इसका शिफ्ट का, मैं लिख देता हूं, ये शिफ्ट का जो हमें फॉर्मूला मिला है, अब इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन सा है, किस पे शिफ्ट डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहला, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको आदत पड़ गया होगा अब तक इसका, सिर्फ क्रिटिकल एंगल को छोड़ के बाकी सबके लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ये भी ज्यादा, शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ डेविएशन आपने देखा अभी तक सब ज्यादा हो जाता है ना। तो ये तो पहला हो गया। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे डिपेंड करता था उन सब पे भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखिए कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फिर वही चीज, जिसके लिए वेवलेंथ कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो फिर हमारा शिफ्ट भी ज्यादा। तो देखिए वेवलेंथ कम तो शिफ्ट ज्यादा। जैसे अगर हमारे पास वायलेट कलर ऑफ लाइट है तो वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए शिफ्ट क्या होगा बच्चों, ज्यादा, सबसे ज्यादा, और रेड कलर ऑफ लाइट के लिए
सबसे कम शिफ्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज है बच्चों मीडियम, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाले में हमने देखा था ना, बिल्कुल वही चीज इसमें भी है। अभी थिकनेस इतना है, मान लीजिए थिकनेस मैं इतना कर दूं, तो अब देखिए क्या होगा, लाइट यहां से जो बाहर निकल गया था अब यहां से और आगे आएगा, ऐसे आगे आएगा और फिर यहां से बाहर निकलेगा। तो अब इसको प्रोड्यूस करके मीट करवाएंगे तो कहीं यहां पे इमेज बनेगा, मतलब पहले शिफ्ट इतना था, इतना, और अब इमेज यहां दिख रहा है, तो शिफ्ट बढ़ गया ना, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपेरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्टिक अंडर वाटर। यही चीज मैं बोल रहा था आपको, ये बनाने के लिए आता है। तो जैसे देखिए जो पार्ट हमारा स्टिक का बाहर है, मतलब एयर में है, तो उसमें तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। जो पार्ट पानी के अंदर, अब देखिए क्या होगा। तो हम पहले इसका जो बॉटम है ना, जो इसका सबसे बेस है, जिसका नाम इसमें पी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से दो लाइट रे लेते हैं। एक लाइट रे ऐसे लिया, ये चला गया, ये मान लीजिए नॉर्मल हम यहां बनाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर ये ऐसा आया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पे हम नॉर्मल बना ले, तो ये भी चला गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको दिख रहा है कि दोनों लाइट रेज तो डाइवर्ज करते जाएंगे, मीट ही नहीं करेंगे, तो हम इन दोनों को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे इसको भी प्रोड्यूस किया बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां पे, तो पी का इमेज मिला यहां पे, जिसका नाम हमने क्या दिया, पी डैश। ऐसे ही करके बच्चों हर एक पॉइंट का जो पानी के अंदर है ना, स्टिक का जो पार्ट पानी के अंदर है, हर एक पॉइंट का इमेज यहां पे कम कम डेप्थ पे बनता जाएगा, और फिर सबको ज्वाइन करेंगे तो हमें इमेज जो है स्टिक का कुछ ऐसा दिखेगा। तो इट अपीयर्स टू बी बेंट, ऐसा लग रहा है कि ये बेंट हो गया, टूट गया, जबकि ऐसा सच में नहीं है। पानी से बाहर निकालेंगे तो ये वापस वैसा ही रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों उल्टा जस्ट कर दिया। अब हम ऑब्जेक्ट को ही रखने वाले हैं रेयरर मीडियम में, और उसको देखेंगे कहां से, डेंसर मीडियम से देखेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा है, हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज चाहिए, तो यहां से दो लाइट रे लिया, एक लिया ऐसे परपेंडिकुलर, ये तो सीधा निकल गया। दूसरा लाइट रे देखिए हमने ऐसे लिया ऑब्लिक, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो एयर से कहां जाना है, इसको वाटर में, मतलब रेयरर से डेंसर, तो ये किधर जाएगा, ये जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया ऐसे, है ना। अब जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा तो ये देखिए लाइट रे ऐसे आ गया। अब हम इन दोनों लाइट रेज को देख रहे हैं तो ये तो डाइवर्ज करता जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लाइट रे को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये देखिए कहीं यहां पे मीट करता हुआ हमें दिख रहा है, दैट इज आई, है ना। अब देखिए ये हमारा इमेज मिल गया, ओ का इमेज मिल गया, आई, मतलब ये है यहां पे लेकिन दिख रहा है यहां पे। तो ये पिछली बार था डेप्थ और इस बार है हाइट, है इतने हाइट पे लेकिन दिखेगा इतने हाइट पे। फॉर एन एग्जांपल, कोई मछली अंदर है, कोई भी एक्वाटिक एनिमल है, और पेड़ का हाइट इतना है, लेकिन पेड़ का जो टॉप है वो है यहां लेकिन दिखेगा यहां, तो पेड़ का हाइट उसको ज्यादा दिखने लगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये कॉन्सिक्वेंसेज है बच्चों, तो मैं आपको ये बता देता हूं ये लिखने का तरीका, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो फेनोमेनन इसमें इन्वॉल्व है आप उसका नाम जरूर लिखें, नहीं तो आप कितना भी एक्सप्लेन कर दें, फेनोमेनन का नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स पूरा नहीं मिलता, कट जाता है मार्क्स। जैसे देखिए सबसे पहला चीज, स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब देखिए स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स जितना लाइट एमिट कर रहे हैं उतना ही करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कभी ज्यादा लाइट एमिट कर दिया कभी कम कर दिया, तो कभी डिम हो गया कभी ब्राइट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली जो स्टार से लाइट आ रहा है उसको हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर्स पास करना है, और अलग अलग लेयर का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, जिसके वजह से रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, लाइट का पाथ बार बार चेंज होता जाता है, और इसीलिए हमें लगता है कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों कि इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे कि लाइट रे हैज टू सफर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस या नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, और ये हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट है बच्चों कि सन जो है वो जो हमारा होराइजन है, होराइजन के नीचे है, अभी सनराइज नहीं हुआ है, या सनसेट होने के भी थोड़े देर 5-10 मिनट बाद तक भी हमें सन दिखता है, वो भी होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा होराइजन है, यहां पे सन, अब सन ऑब्वियसली स्पेस में, तो वहां से जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसको डेंसर मीडियम, फिर और नीचे आएगा और डेंसर, और नीचे आएगा और डेंसर मीडियम मिलेगा, और डेंसर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिसकी वजह से लाइट ऐसे आना शुरू हुआ था, लेकिन ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस ये टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर करके और लाइट आ गया इस लेवल पे, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन कहीं यहां पे होराइजन के ऊपर आ चुका है, जबकि ये है नहीं। तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, और लाइट को कहां से कहां आना है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो इसके वजह से ये हमें होराइजन के ऊपर दिखने लगता है, या सनसेट होने के बाद भी थोड़ी देर बाद तक दिखता है। नेक्स्ट है बच्चों एक कॉइन वाला, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, और फिर बता देंगे कि लाइट को कहां से कहां आना है, लाइट को कहां से कहां आना। देखिए फ्रॉम, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गया, और जो इमेज है वो कहां पे बनता है, कम डेप्थ पे बनता है, लेसर डेप्थ पे। तो ये सब हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा चीज होने के बाद अब आते हैं हम क्रिटिकल एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी ऐसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। इसमें ये चीज फिक्स है कि लाइट डेंसर मीडियम से ही आना चाहिए, तभी क्रिटिकल एंगल का कोई कॉन्सेप्ट है। अगर लाइट रेयर मीडियम से आ रहा है और डेंसर में जाने वाला है, तो क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। अब देखिए ये है, हुआ क्या, लाइट रे ऐसे आया, अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रहा है बच्चों। ये जो ब्लू कलर का लाइट आपको दिख रहा है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला, 90 डिग्री। अगर ऐसा कुछ हुआ तभी हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया लिखने का क्या जरूरत है, एक चीज समझते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे क्रिटिकल एंगल, अगर हमारा दो मीडियम जो है, पेयर ऑफ मीडियम, वो ग्लास और एयर है बच्चों, तो इसके लिए हमारा वैल्यू होता है 42 डिग्री। यही अगर क्रिटिकल एंगल हम वाटर का लेते हैं, वाटर और एयर हमारा जो मीडियम है, तो ये होता है 48 डिग्री। यही अगर हम लेते डायमंड, डायमंड और एयर अगर हम लेते हैं, तो ये होता अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री, है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड अभी सारा चीज हम डिस्कस करने वाले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह क्या क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइट कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, और जनरली हमारे अगल बगल क्या है, एयर है। तो ये वाटर से आए, किस में जाएगा, बाहर जाएगा, तो एयर में। ग्लास से आए, बाहर जाएगा, एयर में। डायमंड से आए, बाहर जाएगा, एयर में। मतलब रेयरर मीडियम हमारा फिक्स है, जब तक कुछ अलग से नहीं बोला गया तो हम मान के चलेंगे कि रेयरर मीडियम जो है हमारा, वो क्या है, हमेशा एयर। डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है जो दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं वाटर। अगर इधर वाटर है और इधर एयर है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री बना बच्चों, मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो लाइट रे ऐसे आएगा अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा 90 डिग्री, है ना। अगर यही ग्लास रहेगा हमारा, तो ग्लास के लिए ये वाला जो एंगल है, ये कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42 डिग्री है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 बना तो ऐसे आएगा। यही डायमंड रहता तो 24 डिग्री होता क्रिटिकल एंगल का वैल्यू। अब ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए यहां लिखना जरूरी होता है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। तो आप जब भी लिखेंगे क्रिटिकल एंगल, तो ये ध्यान रखना कि आंसर में ये जरूर लिखना है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों एक चीज इसमें और, आपको ये दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रहा है इसमें। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होता है, तो वहां पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल अब्जॉर्प्शन होता है ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, है ना। तो ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ग्लास से एयर में जा रहा है, इसलिए कुछ रिफ्रैक्शन दिखाया, कुछ रिफ्लेक्शन दिखाया, अब्जॉर्प्शन हम दिखा नहीं सकते। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, देखते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल दैट इज डिनोटेड बाय एंगल सी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो ये सारा चीज मैंने कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये लाइट रे आ रहा है कहां से, ये हमारे डेंसर मीडियम से रेयर में जाना है इसको। तो अगर ये इसको हम क्रिटिकल एंगल कब बोलते हैं, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेयर मीडियम में, वो कितना बना 90 डिग्री, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, वरना नहीं बोलते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे नहीं जाता, अगर हमारा रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ जाता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 तो बनता नहीं, तो हम इसको क्रिटिकल एंगल नहीं बोलते, सिंपली क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका रिलेशन क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम एयर निकालने वाले, क्योंकि सेकंड मीडियम क्या है, एयर, और कहां से जा रहा है, डेंसर मीडियम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट इज द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, जिसमें साइन आई और बाई साइन आर। तो देखिए आई की जगह हम क्या लिखेंगे, सी दैट इज क्रिटिकल एंगल, और आर यहां कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो देखिए यहां से क्या मिल गया, म्यू एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या होगा, साइन 90 तो 1 होता है, तो मिल गया साइन सी। अब हमें क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मिला विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो अगर हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो 1 बाई इसका आ ही चुका है, तो साइन सी रख दिया। अभी आपको दिख रहा हो कि ये ऐसे है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। 1 तो कांस्टेंट है ना बच्चों, 1 हो गया आपका क्या, कांस्टेंट, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से हमने एक चीज कंक्लूड किया
कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होगा। जैसे देखिए अभी मैं आपको रिलेट करके बता देता हूं, वाटर, ग्लास और डायमंड तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो होता है 1.33, ग्लास के लिए होता है 1.5 और डायमंड के लिए सबसे ज्यादा होता है 2.41। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना ही कम। आपको दिख रहा होगा यहां से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। पहला फैक्टर आपको बताया मैंने कि बाकी जितना चीज था सब बढ़ता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो भी चीज ज्यादा। ये पहला एक लौता चीज है जिसमें उल्टा हो जाता है सारा चीज। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। जैसे मैंने अभी आपको डायमंड के लिए बताया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 होता है सबसे ज्यादा, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू सबसे कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा हमारा क्या है बच्चों। अब जैसे देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करें तो वेवलेंथ के बारे में अभी तक हमने देखा था कि सबके लिए वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसके लिए शिफ्ट कम या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम, एंगल ऑफ डेविएशन कम। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन सब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसा था? डायरेक्टली था, है ना, मतलब ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। अब इसमें उल्टा हो गया सब चीज। अब इसमें देखिए क्या है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा किसके लिए? जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेवलेंथ हमारा जैसे रेड कलर ऑफ लाइट के लिए वेवलेंथ है ज्यादा और वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए वेवलेंथ है कम। एक बार रिलेट करके मैं आपको बता देता हूं, इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए हो जाएगा सबसे कम और रेड कलर ऑफ लाइट के लिए हो जाएगा सबसे ज्यादा। ओके, ये सब आपसे डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो आप ये रिलेट कर सकते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं इसे, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा सुन के आपको नाम पता चल रहा है इसका, टोटल और इंटरनल। टोटल टर्म क्यों यूज करते हैं समझते हैं, इंटरनल क्यों यूज करते हैं समझते हैं। जैसे देखिए होता क्या है कि लाइट मान लेते हैं ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रहा है और इसको बाहर आना है किसमें? एयर में। तो होता क्या, जरा देखिए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ, तब तो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, मतलब कुछ रिफ्रैक्शन होगा और कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा। अगर कम भी हुआ, जैसे यहां मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो भी क्या होगा, कुछ रिफ्रैक्शन और कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जैसे यहां मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लास है तो ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू। तो अगर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 42 से ज्यादा बना, 43, 45, 48 कुछ भी, तो पूरा का पूरा लाइट वापस अंदर ही आ जाएगा ग्लास में, जरा सा भी बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, टोटल। और इंटरनल क्यों? क्योंकि अंदर का अंदर ही रह गया, बाहर जा ही नहीं पाया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जरा सा भी लाइट का जो अमाउंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो लॉस्ट नहीं होता है ना। तो ये डेफिनेशन लिख दिया आपके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे पहला, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि जितने भी आपके प्रिज्म होते हैं ना, कैसे कैसे प्रिज्म, इक्वी एंगुलर, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस और ये सारा चीज, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, एक एक करके सारा समझते। थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा क्योंकि आई नो कि काफी बड़ा टॉपिक है तो टाइम तो लग ही रहा है इसमें, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। जैसे देखिए ये हमसे पूछा जाता है कि ऑन अ हॉट सनी डे जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको दूर पे रोड पे दिखता है कि पानी गिरा हुआ है, जबकि नजदीक जाते तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो किस वजह से? सबसे पहले फिनोमिनन का नाम आपको लिख देना है कि इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम में क्या होगा, जो हमारा रोड का सरफेस है उसके जस्ट कांटेक्ट में जो एयर का लेयर है वो क्या रहेगा, बिल्कुल गर्म रहेगा। गर्म रहेगा मतलब रेयरर रहेगा, उसका डेंसिटी कम रहेगा। और जस्ट रोड के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो डेंसिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा। मतलब लाइट को आना है, लाइट आ रहा है ऊपर से, तो इसको कहां से कहां आना है, मैं यहां मार्क कर देता हूं, लाइट आ रहा है तो इसको आना है डेंसर से रेयरर लेयर ऑफ एयर में, क्योंकि जस्ट कांटेक्ट में जो है रोड के सरफेस के वो तो गर्म रहेगा, उसका डेंसिटी कम रहेगा, रेयरर रहेगा। तो लाइट को आना है डेंसर से
रेयरर लेयर ऑफ एयर में। तो अगर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना तो ये लाइट नीचे और नहीं आएगा, यहीं से वापस चला जाएगा, जिसके वजह से ये चमकता हुआ दिखता है हमें। तो हमें ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि वहां पे जरूर पानी गिरा हो, जबकि ऐसा है नहीं। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी ग्लास वेसल में कहीं पे दरार आ गया, क्रैक आ गया, तो वो चमकता है मिरर की तरह। ऐसा क्यों भाई? अब देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ग्लास है, यहाँ पे क्रैक आ गया। क्रैक आने का मतलब क्या कि वहां से ग्लास अब हट चुका है, अब वहां ग्लास नहीं है, मतलब वहां पे क्या रहेगा? एयर। तो अब जरा देखिए यहां पे क्या है? एयर, मतलब रेयरर मीडियम है, और ये सब क्या है? ये सब ग्लास है, मतलब डेंसर मीडियम। तो लाइट आ रहा है डेंसर मीडियम से, जाना इसको किसमें? एयर में, जो कि इस क्रैक के अंदर ट्रैप्ड है। तो डेंसर से रेयरर जाते वक्त अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना तो लाइट यहां से वापस चला जाएगा यहीं से, तो ये चमकता हुआ दिखता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म देखते हैं एक एक करके बच्चों, सारे प्रिज्म के लिए। जैसे सबसे पहला आपको ये दिख रहा होगा, ये हमने लिया है बच्चों राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, मतलब एक 90 डिग्री और बाकी दोनों इक्वल आइसोसेलेस है, तो 45। तो पहले केस में हम लाइट को 90 डिग्री से डेविएट करवाने वाले। जैसे देखिए यहां से एक लाइट रे आया, तो ये परपेंडिकुलर लेना हमारे लिए थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि पता है कि सीधा निकल जाएगा बिना डेविएशन के। तो ये परपेंडिकुलर था, सीधा निकल गया। अब देखिए यहां पे आता है ना, तो जहां जहां पॉसिबल हो आप वहां वहां एंगल मार्क कर देना, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा फिगर है जिसमें एंगल फाइंड करना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप वो नहीं मार्क करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फिर आपको टाइम लगेगा। अब देखिए ये आ गया ऐसा। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे नॉर्मल बन लिया, ये जो आपको दिख रहा है नॉर्मल बना लिया। अब देखिए ये 90 है, ये भी 90, ये 90, तो ये 90 वर्टिकली अपोजिट है, ये 45 दिया ही हुआ है। तो ऑब्वियसली ये एंगल, तीसरा एंगल ट्राइंगल का तीसरा एंगल कितना हो जाए? 45। तो ये 45, तो फिर देखिए क्या होगा, ये नॉर्मल बना है तो ये पूरा 90 होगा ना, नॉर्मल है तो ये पूरा 90, जिसमें से ये 45 तो ये भी 45, तो ये तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है? 42 डिग्री। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा, ऑब्वियसली ये हमारा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ये ज्यादा हो गया ना क्रिटिकल एंगल से, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये ग्लास में ही रह जाएगा। तो देखिए ग्लास में रह गया, आ गया ऐसे। अब ये ऐसे आ गया, देखिए क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी 45। अब आपको दिख रहा है कि ये तो नॉर्मल था, मतलब ये पूरा 90 और ये 45, तो ये बचा हुआ भी 45। तो ये देखिए ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये क्या होगा? 90, तो ये सीधा निकल गया बिल्कुल, है ना। बिल्कुल वैसे ही ये भी लाइट रे का है। तो इसको हम बच्चों यूज करते हैं पेरिस्कोप में, है ना। पेरिस्कोप क्या होता है आपको शायद पता हो, जैसे हम किसी सबमरीन में पानी के सरफेस के नीचे और हमें पानी के सरफेस के ऊपर देखना है, तो हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं, उसमें ये वाला कंडीशन हमारे काम आता है। चलिए नेक्स्ट है प्रिज्म, वही है फिर से हमारे पास, लेकिन इस बार हम लाइट रेज को देखें कितने से इसमें डेविएट हुआ था। देखिए तो जा रहा था ऐसा, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से ये जाना चाहिए था, कैसे? ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था ना, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से देखिए कितना डेविएट कर गया, इतना डेविएट करके ऐसे आ गया, मतलब कितने से डेविएट कर गया? 90 डिग्री से। दूसरा है 180 डिग्री से डेविएट करवाने का। तो जैसे देखिए ये रे डायग्राम ये सब बनाने आता है, जैसे ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसका इमेज बना के दिखाओ इधर। तो देखिए क्या करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है PQ, Q लेफ्ट में और P राइट में है। तो हम यहां से एक लाइट रे लिया, देखिए ये गया, ये नॉर्मल है तो सीधा निकल गया। बिल्कुल वैसे ही हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां नॉर्मल बना लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 90 है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 और ये 45 है, तो तीसरा एंगल भी 45 होगा। और ये नॉर्मल बनाया है तो ये पूरा 90 होगा ना, ये पूरा एंगल, ये जो हमारा पूरा एंगल है बच्चों, ये पूरा एंगल हो जाएगा 45, जिसमें से कि ये पूरा 90 है तो ये 45, तो ये भी 45। तो फिर से आपको दिख रहा है कि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा है, 45 है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये देखिए वापस अंदर आ गया। अब यहां पे फिर से वही चीज, फिर नॉर्मल बनाते हैं, फिर ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल हमारा 45, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45, क्योंकि ये नॉर्मल है तो पूरा 90, तो ये 45, ये 45, ये 90 दिया ही है तो ये भी 45, और ये नॉर्मल बनाया तो ये पूरा 90 होगा, जिसमें से कि ये हो जाएगा 45। फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही तो हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, तो फिर बाहर नहीं निकलेगा, फिर आ गया अंदर। अब आपको पता है ये 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45, और ये नॉर्मल है तो ये पूरा 90, तो ये 45, ये 45, ये 90, सीधा आ गया। बिल्कुल वैसे ही बच्चों P से भी आएगा। तो आपको इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये Q से लाइट रे आया था ऐसे, इसको जाना था किधर? ऊपर,
लेकिन जब ये प्रिज्म से बाहर आया तो देखिए कैसा आ गया, नीचे ना, तो जाना चाहिए था इसको ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन ये बाहर आया तो कैसा आ गया, नीचे के डायरेक्शन में। तो कितने से डेविएट कर गया, 180 डिग्री से डेविएट कर गया, है ना, जिसके वजह से जो इमेज हमें मिल रहा है, देखिए इट इज लिटरली डिस्प्लेस्ड। पहले क्यू लेफ्ट में था, अब क्यू राइट में आ गया, पी राइट में था, पी लेफ्ट में आ गया। तो इसमें लिटरल इन्वर्जन होता है, जिसके वजह से हम इसका यूज करते हैं बाइनोकुलर्स में या फिर कैमरा में, इस वाले केस का यूज करते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसमें देखिए फिर से प्रिज्म वही है, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज है, जैसे यहां पे इन्वर्टेड इमेज है, तो उसको सीधा करने के काम में हम ला सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहां से हमने लाइट रे लिया ऐसा। अब यही वो केस है बच्चों जिसमें आपको एंगल्स मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। अब ये लाइट रे ऐसे आया, तो ये देखिए रेयर से डेंसर जाना है, तो ये हमारा नॉर्मल दिख रहा है, तो ये कैसा चला गया, ये सीधे नहीं जा पाया और आ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ऐसे आ गया। अब ये वाला एंगल जो है ना बच्चों, ये आपको फाइंड करने का जरूरत नहीं, आप थोड़ा याद रखना इसे, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से TIR करके और ये आ जाएगा यहाँ से ऐसा, और फिर यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये 42 से कम, मतलब क्रिटिकल एंगल से कम बनेगा, तो ये बाहर निकल गया ऐसे। अब देखिए P था ऊपर, P डैश आ गया नीचे, Q था नीचे, Q डैश आ गया ऊपर। तो हमने क्या किया, इसमें जो इन्वर्टेड इमेज था उसको इरेक्ट कर दिया विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि TIR के वजह से फॉर्म हो रहा है तो लाइट का इंटेंसिटी कम नहीं होगा, तो जिससे हमें अच्छा ब्राइट इमेज मिलता है ना। इसका यूज करते हैं बच्चों हम स्लाइड प्रोजेक्टर्स में, जो हमने देखा होगा स्कूल में, जिसमें प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाया जाता है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इक्वी एंगुलर प्रिज्म है, तो इक्वी एंगुलर प्रिज्म है तीनों 60-60, तो हम चाहे किसी भी साइड से ले एक ही केस बनेगा। आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किसी भी साइड से, जैसे मैं फिलहाल इस साइड से ले रहा हूं, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे परपेंडिकुलर है, सीधा निकल गया। अब देखिए यहां पे आया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब हमें पता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, तो ये रहा हमारा नॉर्मल। अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो 60 दिख रहा है, 42 से ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो ये बाहर नहीं निकला, ये हो गया ग्लास के अंदर ही। अब ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ इसमें रिफ्लेक्शन, जरा देखते हैं। ये तो हमारा सरफेस है, थोड़ा इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये लाइट रे हमारा ऐसे आएगा, क्यों आएगा ऐसे, जरा देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60। अब हमें पता है कि तो नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 होना चाहिए, जिसमें 60 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 और ये 60 दिया ही हुआ है, तो ये 90, तो ये यहां से सीधा निकल गया, है ना। तीसरा है बच्चों हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी स्केलिंग ट्राइंगल, जिसमें तीनों एंगल अलग अलग 30, 90, 60। अब पहले मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बता देता हूं, फिर वो बताऊंगा जिसमें नहीं होता है। हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास ये प्रिज्म है और TIR नहीं होना चाहिए, तो बना के दिखाओ रे डायग्राम। तो पहले ये देख लेते हैं TIR जिसमें हुआ। ये देखिए लाइट रे लिया हमने यहाँ से परपेंडिकुलर, ये सीधा निकल गया यहाँ से। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो हमें दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल बना लिया। अब देखिए क्या होगा, ये लाइट रे हमारा यहाँ पे आके स्ट्राइक कर, ये 90 है, ये 60 दिया हुआ है, 90, 30, 60, तो ये देखिए 60, 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90, जिसमें से कि 30 है, तो ये आपको दिख रहा होगा, मार्क किया गया 60। अब ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और ये आ गया ऐसा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60। अब देखिए ये अगर 60 है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 होगा ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, तो पूरा ये 90 होना चाहिए, तो 60 में से ये कितना बचा 30, 30, 30, 60। मतलब ये जो तीसरा एंगल है, इस ट्राइंगल को देखिएगा आप ASR में, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 120, 30, 30, 60, तो ये तीसरा एंगल 120, जिसमें से कि आपको ये पता है बच्चों, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे यहां आया स्ट्राइक किया, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल, जिसमें से कि ये कितना हो गया 90, तो ये पूरे 120 में से ये है 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया बच्चों, बचा हुआ एंगल में मार्क कर देता हूं, ये देखिए ये हो गया 30, तो ये तो क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, तो लाइट रे ऐसे बाहर निकल गया, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चला गया, इसमें TIR हुआ। अब ये सारा चीज डिपेंड करता है सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि कम है। अब देखिए इसमें लिया हमने इस साइड से, इसमें किस सरफेस से लिया था BC से लिया था, इसमें सरफेस AB पे लिया, ये ऐसे ऐसे सीधा आ गया यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें दिख रहा है कि ये तो 90 और ये 30 दिया है, तो ये कितना हो गया 60, और ये नॉर्मल है तो पूरा 90, जिसमें से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 30, कम हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो बाहर निकल गया। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाले सरफेस से लेते हैं सरफेस AC से, तो ये भी परपेंडिकुलर लिया, यहां से आ गया ऐसा, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये 90, 30, 120, तो ये एंगल 60। अब ये नॉर्मल बनाया है, तो ये पूरा 90 होगा ना, जिसमें से कि ये 60 है,
तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 30, फिर से क्रिटिकल एंगल से कम, तो ये भी बाहर निकल गया। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइट रे किधर दिखाना है, एंड इट इज क्वाइट सिंपल। कुछ लोग क्या करते हैं, ये लाइट रे को इधर भेज देते हैं, ऐसा नहीं ना हो सकता है। अब देखिए ये आना चाहिए था, तो ये ऐसे सीधा ना, मैं जरा आपको बता देता हूं, ये ऐसे सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये डेंसर से रेयर आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल से, ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, नॉर्मल से और दूर जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसी में एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ये है वो एक्सेप्शन, बाकी सारा चीज हटाते हैं। सरफेस हमने यही लिया है, बाकी सब चीज हटाते हैं जरा बच्चों। ये देखिए ये है वो एक्सेप्शन, मैं ये एक्सेप्शन थोड़ा इसके सामने ही रख लेता हूं। ये देखिए क्या होगा, सरफेस हमारा फिर से यही है एसी, ये लास्ट चीज है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये चीज पूछा जा सकता है आपसे। तो ये एसी है, हम इस बार भी लाइट रे एसी पे ही इंसिडेंट ले रहे हैं, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट कि यहां से एसी के बाद ये डायरेक्टली किस पे इंसिडेंट हुआ, एबी पे, और इसमें देखिए एसी के बाद ये बीसी पे इंसिडेंट हुआ, फिर यहां से एबी पे गया। अभी हो क्या रहा है, देखिए यहां से लिया 90 पे, ये तो सीधा आ गया। अब ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने बनाया नॉर्मल, और हमें दिख रहा है कि ये 60 है और ये 90 है, तो ये देखिए ये 90 तो ये भी 90, और ये कितना हो जाएगा फिर 30, जिसमें से कि ये नॉर्मल है तो पूरा एंगल 90, जिसमें से 30 तो ये 60, तो ये तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब ये 60 था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60, जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके। अब देखिए फिर यहां आया तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, तो मैं जरा हटा देता हूं ये पार्ट ताकि आपको क्लियरली दिखे, और थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं इसे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे हमें दिख रहा है यहां से कि ये 60 तो ये भी 60, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा 30, और ये 90 दिया ही हुआ है, तो 90 और ये 30 120, तो ये तीसरा एंगल ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है SBR, ये हो जाएगा 60, और ये नॉर्मल है तो ये पूरा 90, जिसमें से ये 30 आ गया, तो क्रिटिकल एंगल से कम, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जाना है तो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से और दूर जाके ऐसे आ गया। तो बच्चों आज हमने रिफ्रैक्शन खत्म कर दिया है, अब इसके बाद रिफ्रैक्शन में कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं आप मुझे बताइए, एक एक करके सारा टॉपिक्स ऐसे खत्म करते जाएंगे, है ना। और इस 10 दिन में बच्चों मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका पूरा फिजिक्स खत्म करवा दूंगा, और आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे और बिल्कुल सारा चीज लिखाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज बाकी बच्चों से भी इसे शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी ये सारी चीज पहुंच सके और उनको भी फायदा हो, है ना। थैंक यू वेरी मच।